इसमें हमने काफ़ी सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था हमने कि हमारे पास एक कंसीडर किया था कि हमने एक कंटेनर है, क्यूब है, उस कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसका टोटल मास जो है कंटेनर का वो कैपिटल M है और कैपिटल M जो है वो किसके बराबर होगा, n इंटू एम के बराबर होगा। ठीक है, टोटल मास गैस का अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो n इंटू एम, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो हमने कंसिडर किया था L क्यूब है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होंगी। और मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, सब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, मॉलिक्यूल का जो मास है वो m है और उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो उनका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। हमने क्या कंसिडर किया था कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर में है। लेट्स से दिस इज योर कंटेनर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये v की वेलोसिटी से चल रहा है, m का मास है और जाके इस साइड ऑफ द कंटेनर से कोलिजन करता है। ठीक है जी, तो बेसिकली इलास्टिक कोलिजन होगी। इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब ये है कि आपके पास जिस स्पीड से टकराया होगा उसी स्पीड से वापस रिबाउंड करेगा, यानी ये प्लस v की स्पीड से टकराया है m के मास से और वापस रिबाउंड हुआ होगा माइनस v की स्पीड से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई होगी और मास कितना है, m ही रहेगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा p विच इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस एम वी, और पी आई किसके बराबर होगा, एम वी के। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी एफ इज माइनस एम वी। ठीक है, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का और उसके बाद फिर से एम वी। तो जो चेंज इन मोमेंटम मिल रहा है दैट इज माइनस टू एम वी, और माइनस साइन सिंपली आपके पास किस चीज़ को शो कर रही है, डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि जनाब एक हमने इसकी आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी थी और उसमें ये लिखा था द टाइम इंटरवल बिटवीन ऑफ द कोलिजन, द टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन इज नेग्लिजिबल। यानी जो आपका टाइम इंटरवल जो होता है कोलिजन के का जो होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, और क्योंकि ये नेग्लिजिबल टाइम है तो एक्चुअली में हम लोग कितना फ्रीक्वेंटली मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, और उस चीज़ को लेने के लिए हम फिर जो टाइम इंटरवल लेंगे दैट टाइम टेकन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसफुल कोलिजन्स। ठीक है जी, तो मैं इस पॉइंट को ज़रा लिखवा देता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ नोट इट डाउन। जी लिखिएगा, सिंस द कोलिजन विद द wall of that since the time of collision, since the time of collision is negligible, since time of collision since time of collision is negligible, for average force exerted by molecule, for average force exerted by molecule, for average force exerted by molecule on the wall of container, for average force exerted by molecule on wall of container, we take time of two successful collisions, या we take time of time interval between
time interval between two successful collisions, time interval between two successful collision which show how frequently the molecule is colliding with the same wall, which show how frequently the molecule is colliding, how frequently the molecule is colliding with the wall of container. ओके, तो हमने टाइम बिटवीन टू सक्सेसफुल कोलिजन इसलिए लिया है क्योंकि हम एवरेज फोर्स ऐसे निकालेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली ये मॉलिक्यूल, कितना बार बार ये मॉलिक्यूल जो है इस कंटेनर की वॉल से टकराता है। ठीक है जी। अच्छा, ये मॉलिक्यूल v की स्पीड से चल रहा है। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा। लेट्स से इसने यहाँ पे एक कोलिजन कर दी, ये फर्स्ट कोलिजन हुई, इसी साइड पे सेकंड कोलिजन इसको करनी है, ये v की स्पीड से चल रहा है। ऑब्वियसली जब रिबाउंड हुआ होगा कितनी स्पीड से हुआ होगा, v की स्पीड से रिबाउंड हुआ होगा। ठीक है, अब इसी वॉल से, जो ग्रीन वाली वॉल है, इससे कोलिजन करने के लिए दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये इस साइड पे ट्रेवल करता हुआ जाएगा, इस वाली वॉल से टकराएगा, ब्लैक जिसको मैंने शेड किया है, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L का। ठीक है, फिर L का डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आएगा और फिर इस वॉल से टकराएगा, दोबारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L का। तो सेम वॉल से for same wall collision distance is 2L। कितना कोलिजन डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, 2L का। एक दफा कोलिजन करके गया, दूसरी वॉल से टकराया, फिर वापस चलता हुआ आया, L जाते हुए किया, आते हुए भी L किया, तो कितना हो गया, 2L हो गया। अच्छा, बाय द वे किस स्पीड से किया, v की स्पीड से किया, और ये जाने और आने में जो टाइम लगा होगा, ठीक है, दैट इज t, that t is time interval between two collisions on same wall। ठीक है जी। तो v की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया, t वो टाइम है, तो 2L का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या रिलेशन बनेगा, v इज इक्वल्स टू 2L अपॉन t। ठीक है जी, तो v इज इक्वल्स टू 2L अपॉन t, यानी t किसके बराबर हो जाएगा, 2L अपॉन v के। ओके जी, और यहां तक हमने बना लिया था। सिंस फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी, क्योंकि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। फोर्स किसके बराबर होती है, डेल्टा पी अपॉन टी के। डेल्टा पी आपको गिवन है 2mv, माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, इग्नोर कर सकते हैं, अपॉन टी। टी किसके बराबर है, 2L अपॉन वी के। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, वी ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, 2mv स्क्वायर अपॉन 2L, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। सर मुझे ये पूछना था, वो जब वॉल से कांटेक्ट में होगी तो वो टाइम हम लेंगे? नहीं, वो तो नेग्लिजिबल टाइम है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है।
जी हो गया अदर कॉपी? यस सर। अच्छा, तो ये एक एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल की हमें मिल गई mv/L। अच्छा जी, फोर्स लगती है तो बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। और अगर हम इस कंटेनर को गौर से देखें तो ये क्यूब है, और क्यूब का एरिया किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर के। और क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एल क्यूब के। तो अगर हम फोर्स किसके बराबर है? प्रेशर इनटू एरिया के। अच्छा जी, अभी हमने इक्वेशन बनाई है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, और F हम किसके बराबर ले सकते हैं? पी ए के। तो पी ए वी स्क्वायर अपॉन एल, और A हमारे पास किसके बराबर है? एल स्क्वायर के। तो पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। एल स्क्वायर इधर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम एम वी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। और एल क्यूब बाय द वे किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये वेलोसिटी के v को थोड़ा सा यूं बनाते हैं, और p इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन v, वेयर v इज द वॉल्यूम। ठीक है जी। सो दैट इज द एवरेज प्रेशर, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, ये उसकी एक्सप्रेशन बन गई। इसको कॉपी करें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। तो सर सिर्फ इसकी डेरिवेशन आएगी या कैलकुलेशन वगैरह में भी यूज? बिल्कुल, ये डेरिवेशन भी आएगी, कैलकुलेशन में भी यूज किया जा सकता है। जी हो गया कॉपी यहाँ पे? सर एक मिनट। हो गया कॉपी। ठीक है, तो ये प्रेशर जो है ये एग्जर्ट हुआ है एक मॉलिक्यूल की वजह से। और बाय द वे ये जो मॉलिक्यूल था, अगर आप एक एजम्पशन देखें तो ये मॉलिक्यूल यूं चल रहा था। ये सिर्फ किस डायरेक्शन में चल रहा था? किस डायरेक्शन में चल रहा था? एक्स डायरेक्शन में। लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू ब्राउनियन मोशन रैंडमली चलते हैं ऑल डायरेक्शंस के अंदर, यानी मॉलिक्यूल्स तमाम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, एक्स वाई और जेड तमाम डायमेंशंस में चल रहे होते हैं। तो एक आगे लाइन लिखिएगा, since the molecules are not only in one direction या one dimension, since the molecules, gas molecules, since the gas molecules are not only moving in one dimension, they are moving in three dimensions, they are moving in three dimensions। ठीक है जी, तो मॉलिक्यूल्स एक डायमेंशन में नहीं चल रहे, मॉलिक्यूल्स आपके पास थ्री डायमेंशन में चल रहे हैं। हर डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो चल रहे हैं। ठीक है जी, लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल आपके पास एक्स डायमेंशन में भी चल रहा है, वाई डायमेंशन में भी चल रहा है, और जेड डायमेंशन के अंदर भी चल रहा है। ठीक है जी, तो ये तमाम डायमेंशंस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये चल रहे होंगे। दे आर मूविंग इन एक्स, वाई और जी। ठीक है जी, तमाम डायमेंशंस में ये मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। सही है ना भाई?
जी सर। ऑल डायमेंशंस, ठीक है। आगे लिखिएगा, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, the molecules are very large in number, hence the pressure in x dimension, the pressure in x dimension is equals to pressure in y dimension is equals to pressure in z dimension. And that is, consider P. ठीक है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स एक नहीं तीनों डायमेंशन में चल रहे हैं। अच्छा, तीनों डायमेंशन में चल रहे होंगे तो यकीनन एक्स डायमेंशन में भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, वाई डायमेंशन में भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और जेड डायमेंशन में भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। सिर्फ एक्स में नहीं लग रहा होगा, एक्स वाई जी तीनों डायमेंशन में लग रहा होगा, पहली बात। ठीक है जी। हाँ, इसमें क्यूब के अंदर ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और सिलेंडर में भी दूसरी कंसिडरेशन से भी यही चीज रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना जवाब। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स टकराने से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नंबर में है तो जितने मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में टकरा रहे होंगे तकरीबन उतने ही मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में भी उसी इंस्टेंट पे टकरा रहे होंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स जेड डायरेक्शन में भी टकरा रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना प्रेशर एक्स डायमेंशन में होगा उतना ही वाई में भी होगा और उतना ही जेड में ही होगा, और उसको हमने पी कंसिडर कर लिया। तो बताइए टोटल प्रेशर इन ऑल थ्री डायमेंशंस किसके बराबर होगा? जी, टोटल प्रेशर किसके टोटल बराबर? प्रेशर पी प्लस पी किसके बराबर हो जाएगा? 3p के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि मैं उसको x वाले को भी y वाले को z वाले को सबको इक्वल रख के किसके बराबर लेना चाह रहा हूँ? p के। तो ये x डायरेक्शन का, ये y डायरेक्शन का और ये z डायरेक्शन का, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा भाई? 3p होगा ना। जी सर। चलिए, तो टोटल प्रेशर हमारे पास 3p हो जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, फॉर टोटल प्रेशर बाय molecule in all three directions is 3p is equals to mv square upon v के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, वेयर v स्पीड है और नीचे वाला v जो है वो वॉल्यूम है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? लेकिन ये तो प्रेशर एक मॉलिक्यूल की वजह से है तीनों डायरेक्शंस के अंदर। अगर मुझे मेरे पास देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूल्स में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो बताइए अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तमाम मॉलिक्यूल्स का तो कैसे निकलेगा? जी बच्चों, ये तो प्रेशर, 3 क्या कह रहे हो? 3np यानी n से मल्टीप्लाई कर दूंगा हम, है ना? यस सर। बिल्कुल सही है। लेकिन हम m से मल्टीप्लाई ऐसे कर नहीं सकते। उसका एक रीजन क्या है कि चले तमाम मॉलिक्यूल्स का मास तो सेम होगा, लेकिन क्या तमाम मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होगी क्या? नहीं। तो मसला ये आ जाएगा ना। फिर दूसरी बात ये देखो कि जब एक मॉलिक्यूल इस साइड पे जाके कंटेनर की इस वॉल से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव में। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल इस साइड पे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव में। नेगेटिव में होगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये बताओ कि जब ये ए बी
सी डी वाली साइड से टकराएगा, उस पर प्रेशर लगाएगा, तो इस बॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, यानी उसको सिंपल लैंग्वेज में फुलाने की कोशिश करने करेगा प्रेशर की वजह से। और यही मॉलिक्यूल जब इस साइड पे -v की वेलोसिटी से पी क्यू आर एस से टकराएगा, तो बताओ उस वक्त टकरा के क्या करेगा अगर माइनस की स्पीड से टकराएगा? तो आंसर है तब भी फुलाने की कोशिश करेगा, बेशक उसकी स्पीड माइनस ही क्यों ना हो, उसकी वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री करते हैं ना इस बात से सारे? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड निकाल लूं, इसको v1 कह लूं, इसको v2 कह लूं, तो सिंपल एवरेज आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा? v माइनस v डिवाइड बाय 2, यानी सिंपल एवरेज क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। तो जीरो आने का मतलब ये है कि प्रेशर तो लग ही नहीं रहा होगा फिर कोई। तो आंसर ये है कि क्योंकि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन से इसकी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ हम एक खास किस्म का एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज का नाम हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट रूट मीन स्क्वायर। हम उसको क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर हम क्यों निकालेंगे? देखिए हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारे पास बहुत सारी वेलोसिटीज है, v1, v2, v3, कहाँ तक जा रही है ये? vn तक। इसमें से कुछ वेलोसिटीज प्लस में होंगी, कुछ वेलोसिटीज कैसी होंगी? माइनस में होंगी। एग्रीड? यस सर। अच्छा, सर मॉड्यूलस लगाते हैं। हाँ, तो बेसिकली हम फिर क्या करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले तमाम वेलोसिटीज का क्या कर देंगे भाई? क्या करेंगे? सबको पॉजिटिव कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे, तो सबकी सब नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, स्क्वायर करने अच्छा। के बाद इसका क्या निकाल लेंगे? डिवाइडेड बाय n। n करके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगी? स्क्वायर का मीन निकल आएगा, है ना? तमाम स्क्वायर्स का मीन निकल जी आएगा। सर। मीन निकल आएगा, और मीन निकलने के बाद फिर हम उसका क्या कर देंगे? अंडर रूट ले लेंगे। तो ये सबको स्क्वायर करने से फायदा ये होगा कि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर हमने उनको डिवाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यानी n से एवरेज निकाला स्क्वायर्स का, और फिर उसका जब रूट लिया तो ये खास किस्म का एवरेज निकलेगा जिसको हम कहते हैं CRMS। CRMS, RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। ठीक है जी। ये जो वेलोसिटी है ये वन मॉलिक्यूल की है, और क्योंकि तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो हमें एक एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की चाहिए। तो उसके लिए हमने जो एवरेज निकाला वो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी? CRMS कहलाएगी। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है ना भाई? ठीक है, ये जरा छाप लो। जी, हो गया ये कॉपी? सर इस पे पॉइंट्स भी लिखवा दें। अच्छा, लिख लीजिए। Since the velocity of all molecules, since the velocity of molecules, all नहीं लिखिएगा, since the velocities of molecules, since the velocity of molecules have different direction, since the velocities of molecules have different direction, and the direction of velocity do not affect, and the velocity of molecules do not affect, and the velocity of molecules do not affect pressure। क्या velocity of molecules या direction of velocity of molecules, मैंने खाली velocity of molecules लिखा है या direction of velocities of molecule लिखवाया है?
है? खाली वेलोसिटी। नहीं, इसको लिखिएगा सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, since the direction of velocity, since the direction of velocity do not affect the pressure, since the direction of velocity do not affect the pressure, we find a special average, we find a special average we find the special average known as known as known as ठीक है जी, क्या नाम है? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है जी, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक कॉपी? तो सर ये हर केस में मतलब यूज कर सकते हैं जी, रूट। अगर ऐसी चीजें जिसमें आराम हमारे पास उसकी डायरेक्शन से उसकी वर्किंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, तो ऐसी चीजों का फिर हम रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, तो फॉर एवरेज प्रेशर बाय मॉलिक्यूल, एवरेज प्रेशर बाय मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? 3p इज इक्वल्स टू m, और अब हमने इसको क्या लगा दिया इसकी जगह? c स्क्वायर अपॉन v कर दिया। एवरेज प्रेशर के लिए हमने v की जगह क्या रख दिया? c रख दिया। ठीक है जी। अच्छा, फॉर टोटल प्रेशर बाय गैस, टोटल प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए हमने क्या किया? इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक हमारे पास क्या हो गया? 3p इज इक्वल टू n m c स्क्वायर अपॉन v, वेर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, इन कंटेनर, जो हमारा कंटेनर है। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब इस 3 को भी इधर ले जाइए तो p किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 n m c स्क्वायर अपॉन v हो जाएगा। तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन गई, इसको जरा नोट कर लीजिए। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो टोटल मास ऑफ गैस कितना होगा? टोटल मास ऑफ गैस हमारे पास हो जाएगा कैपिटल M। ठीक है जी, तो यही एक्सप्रेशन थोड़ा सा हम और एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 P is equals to 1/3 m c स्क्वायर अपॉन v। ये बताइए m अपॉन c, m अपॉन c क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। डेंसिटी। तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? m अपॉन v के। तो p इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू c स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये प्रेशर जो है ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। वो गैस जो ज्यादा डेंस होगी, वो गैस जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी अगर हम एक कंटेनर में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लें और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो बताइए दोनों गैसेस का प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा?
है भाई, डिफरेंट होगा। क्योंकि दोनों की क्या भी डिफरेंट होगी, डेंसिटी भी फर्क होगी, है ना। यस सर। कॉपी कर लें इसको। सर कर लिया कॉपी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से दिस इज दिस डेरिवेशन। चलिए, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी थी ये वाली, इसको जरा ध्यान से देखें। ये कह रही है P इज इक्वल टू 1/3 NMC स्क्वायर अपॉन V, ये कह रही है। ये V इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3 NMC, ठीक है, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, तो nRT, ठीक है। ये बाय द वे यहाँ डेरिवेशन खत्म हो गई है पूरी, ये न्यू डेरिवेशन है, ठीक है। ये KE एंड टेम्परेचर उसका रिलेशन बता रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1/3 NMC स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। N किसके बराबर होगा, Na के। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, और स्मॉल n किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो RT इज इक्वल टू 1/3 NaMC स्क्वायर, ठीक है जी। ये 3 और Na इधर ले आते हैं, तो ये अब यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 3RT अपॉन Na इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है जी। जरा जल्दी से कॉपी कीजिएगा। R अपॉन Na, R मोलर गैस कांस्टेंट, Na एवोगैड्रो नंबर, ये एक न्यू कांस्टेंट होता है R अपॉन Na, जिसको हम कहते हैं K, जो के बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3 KT इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 KT इज इक्वल टू 1/2 MC स्क्वायर। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 MV स्क्वायर के, तो 3/2 KT इज इक्वल टू K, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें गौर से तो ये एक्सप्रेशन आपको एक बात और बता रही है, वो ये बता रही है कि T का रिलेशन किसके साथ है, C के साथ नहीं, C स्क्वायर के साथ रिलेशन। ये देखिए 3K और M ये सब कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये कॉपी कर लीजिए और यहाँ आपका ये चैप्टर भी आइडियल गैस का खत्म हो जाता है। बस अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो अब हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। इसको कॉपी करो यहाँ तक।
कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो।